36 करोड़ जनसंख्या, और 2010-11 में यह बढ़ करके हो गया 121 करोड़। तो जनसंख्या के अनुपात में अगर हम देखें तो जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या यहाँ पर लगभग 3 गुना बढ़ा है। तो हमारा जो फसल का उत्पादन है वह लगभग 5 गुना इसमें वृद्धि हमको देखने के लिए मिला है। इसको अपन आरेख के माध्यम से समझें तो ज़्यादा हमको स्पष्ट समझ में आएगा। आरेख के माध्यम से अगर हम देखें कि भारत में फसल उत्पादन मिलियन टन में जो दिखाया गया है 1950-51 और 2010-11 का, 1950-51 और 2010-11 का यहाँ पे तुलना किया गया है। जहाँ पे धान की जो उत्पादन था 1950-51 में ये लगभग 21 मिलियन टन धान का उत्पादन हो रहा था। वहीं 2010-11 में धान का उत्पादन लगभग 96 मिलियन टन होने लगा है। गेहूं के बारे में देखें तो गेहूं 6 मिलियन टन था, वह बढ़ करके हो गया 86 मिलियन टन। इसी तरह से जो इसमें बढ़त हमको देखने के लिए मिल रहा है वो सभी फसलों में दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ मोटे अनाज में जाकर के देखते हैं तो 50-51 में मोटे अनाज 6 मिलियन टन जो उत्पादन होता था वह घट करके 3 मिलियन टन हो गया। दाल का उत्पादन 8 मिलियन टन होता था, वह बढ़कर 18 मिलियन हुआ। तिलहन का उत्पादन 5 मिलियन टन जो हो रहा था वह बढ़ करके 32 मिलियन टन हुआ। और मक्का का उत्पादन 2 मिलियन टन था, वह बढ़ करके 21 मिलियन टन हुआ। इस ग्राफ को देखने पर आपको ये समझ में आया कि 2010-11 के हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए सर। और हेलो। हाँ क्या बोलना? हाँ सर। नेटवर्क ना सभी जगह है जी, राज्य में भी रहता है बहुत ज़्यादा। हाँ नेटवर्क सर। हेलो। हाँ नेटवर्क सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर राज्य में भी रहता है भाई, क्या बताएं। तो आप तो दूरस्थ अंचल में है, हम लोग तो राज्य में प्रसारित देखते हैं। अच्छा तो बढ़िया, आपका प्रदर्शन बढ़िया रहा। तो महाराज सिंह गुरु जी को बधाई दे देना भाई। ध्रुव सर आपको बधाई दे रहे हैं, रेखा सोनकर जी। सर कोई क्वेश्चन हेलो। पूछ रहे हैं तो आ रहा है और स्पष्ट पूछना चाहिए। ठीक है, अन्य लोगों से पूछे सर, अन्य लोगों से पूछिए। ओके सर। हेलो। हाँ बताइए। हाँ बताइए। हेलो सर। हाँ बताइए। अभी लास्ट में जो पढ़ाया उसको एक बार फिर से दोहराइए ना। अच्छा, ये वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण है ना? वैश्वीकरण सर, ये विद्यार्थी उसी लास्ट टॉपिक। हाँ बेटा आपका नाम क्या है बता दीजिए। टेमन कुमार साहू। हाँ। हेमंत कुमार साहू। जो वैश्वीकरण है थोड़ा ध्यान सुनिएगा। पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि वैश्वीकरण है क्या। तो जब हम बात करते हैं 1990 से पहले, बहुत चिपक रहा है और आवाज भी कट कट के आ रहा है। बेटा ये तो नेटवर्क का समस्या है। तो सुनो ना, आपको वैश्वीकरण वाला समझ रहे हैं ना? आखिरी वैश्वीकरण कौन सा वाला? हाँ ठीक है, आवाज आ रहा है। भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि वाला है। भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। ये वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ चलिए, आप सुन रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। 1990-91 में हमारे देश में उदारीकरण लागू किया गया। उदारीकरण जो लागू हुआ वह केवल कृषि के क्षेत्र में लागू नहीं हुआ, बल्कि हर एक क्षेत्र में, व्यापार, उद्योग आदि के क्षेत्र में पहले के अपेक्षा जो लाइसेंसिंग पद्धति थी, लाइसेंस देने की पद्धति थी, या प्राइवेट सेक्टर को जो काम दिया जाता था, लाइसेंस दिया जाता था, उसमें काफ़ी विलम्ब होता था, या कहना चाहिए कि वो जो प्रोसेस है वो बड़ा ही पेचीदा था। उदारीकरण जब लागू किया गया तो उस पेचीदगी को, उस समस्याओं को थोड़ा सरलीकरण किया गया। अब चूंकि पूरा विश्व जो है आज विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम बहुत करीब आ चुके हैं,
तो सभी देशों के बीच में जो व्यापारिक लेन देन जो होता है, आयात निर्यात होता है, आवागमन होता है, तो समस्त क्षेत्र में ये एक एक टॉपिक अगर मैं बोलना चाहूँ, कृषि उत्पाद, कृषि यंत्र, उर्वरक, कीटनाशक, ये सारी जो वस्तुएं हैं एक देश किसी दूसरे देश को आसानी से भेज सकता है, मंगा सकता है। एक देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में कुछ नियमों का फॉलो करके काम करने के लिए जा सकता है, पढ़ाई करने के लिए जा सकता है, आ सकता है। इस तरह से हम एक तरह से देखें तो वैश्वीकरण में लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना, लेन देन जो है सरल हो गया, सरलीकरण हो चुका है। तो इसमें कुछ व्यापारिक समझौता हुआ रहता है। व्यापारिक समझौता के तहत जो विकसित देश हैं जिनका कृषि उत्पाद या कृषि प्रोडक्ट जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता है तो उसका जो प्राइस है या मूल्य है वह होता है कम। विकसित देशों के द्वारा कम कीमत पर बेचा जाता है। विकसित देशों का कम कीमत होता है प्रोडक्ट। इसके पीछे कारण ये होता है कि उनको सरकार के द्वारा व्यापक मात्रा में सब्सिडी दी जाती है, अर्थात छूट, रियायत, या ये कहें कि सरकार के द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा था कि जापान जो है गेहूं के उत्पादन में अपने किसानों को 99% जो है सब्सिडी देता है। तो ये सब 99% सब्सिडी देता है, अर्थात वो तो लगभग 100% मान के चलो तो किसानों को वहाँ पे किसी प्रकार का लागत या गेहूं उत्पादन करने में ज़्यादा लागत नहीं लगाना पड़ता। उनके द्वारा उत्पादित किए गए गेहूं अब जब बाज़ार में आएंगे, क्योंकि उनका लागत बहुत कम है, क्योंकि सारे जो है खर्च कहना चाहिए या गेहूं उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है जिसमें खर्च आया वो जो है सरकार के द्वारा वहन कर लिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर जापान गेहूं लाता है उसका होगा मूल्य कम, लेकिन हमारे जैसे विकासशील देश वाले या विकसित देश का जो किसान हैं जिनको सब्सिडी बहुत ही कम मिलता है, उनके द्वारा अगर प्रोडक्ट को बाजार में लाया जाता है तो विकसित देशों की अपेक्षा इनके वस्तुओं का मूल्य होगा अधिक। मूल्य अधिक होने के कारण से इनकी जो वस्तु है उसकी मांग होगी कम। मांग कम होगा, फसल बिकेगा नहीं, उत्पाद बिकेगा नहीं, और विकासशील देशों के जो कृषक है उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसको एक उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कपड़ा पहनते हैं इस तरह से, तो खादी का एक कपड़ा मिलता है हैंडलूम प्रोडक्ट, हथकरघा उद्योग से बना हुआ, और एक आता है फैक्ट्री निर्मित पॉलिस्टर जिसको हम कहते हैं, रेयान आदि धागों से जो बनता है, उस कपड़े का मूल्य जो है बहुत ही कम होता है। टेरिकॉट या पॉलिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, उस कपड़े का मूल्य बहुत ही कम होता है। उसको वॉश करने में भी हमको लागत बहुत ही कम आता है। उसको हम प्रेस करें तो आसानी से हो भी जाता है, जल्दी सूख भी जाता है। एक तरह से देखें तो हमको बड़ा कंफर्टेबल लगता है कि रेट भी कम है, वॉश भी जल्दी होता है, टिकाऊ भी है। लेकिन एक कॉटन का जो कपड़ा होता है हथकरघा उद्योग का, उसको काफ़ी महंगा मिलता है, बहुत ही महंगा मिलता है, और हद से हद से आप जो है साल भर से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम दोनों को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ला करके देखें तो ये हथकरघा उद्योग के बनाए गए जो कपड़े हैं, खादी के कपड़े हैं, उसका मूल्य अधिक है। आमतौर पर जो उपभोक्ता है, कम आय वाले जो उपभोक्ता है, वो उस तरह से कपड़े को पहनना पसंद नहीं करते जो कॉटन का हो या खादी का हो, जो महंगा हो और टिकाऊ कम हो। आम उपभोक्ता उसको देखते हैं कि बहुत ही सस्ते दर पर मिल जाए और अच्छा चले। तो ये कंडीशन वहाँ पर फसलों के उत्पादन में हमको देखने को मिलता है वैश्वीकरण में, कि हम ये देखते हैं एक उपभोक्ता होने के नाते कि हमको कम कीमत पर कौन सी वस्तु मिल रहा है। हम ये नहीं देखते कि ये वस्तु कहाँ से आ रहा है, कौन बेच रहा है, उसमें क्या है। हम वहाँ पर अपनी त्वरित संतुष्टि की बात करते हैं और हम उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं। ये भूमंडलीकरण में इस तरह से एक नुकसान किसानों को होता है कि उसका लागत बढ़ जाता है, जिसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी वस्तुओं की बिक्री कम होती है। दूसरी बात मैंने उसमें ये बताया था कि उसमें बहुत सारे फर्म हैं जो काम कर रहे हैं। बहुत सारे फर्म जो है हाई टेक्नोलॉजी वाले उन्नत किस्म के बीज बनाने में लगे हुए हैं। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा वो जो है जेनेटिक उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, अनुवांशीय परिवर्तन उसमें कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद वो जो बीज बेचने का अथॉरिटी भी उसी फर्म को होता है। जैसे कि बहुत सारे फर्म हैं, एलाई, सेवरॉन, इस तरह से 3-4 और फर्म हैं जिनके द्वारा
इन वस्तुओं का या इन बीजों का निर्माण किया जाता है। और जब वो उन बीजों का निर्माण करते हैं, लैब में करते हैं, तो उसके लिए वो कीटनाशक और उर्वरक का भी निर्माण करते हैं और वही उनको बेचते भी हैं। एक आम किसान जो, जैसे कि हम भारतीय किसान की बात करें, विकासशील देश में जो लगातार अपने खेतों से जो अनाज उत्पन्न करता है, फसल उत्पादन करता है, उसी में से वह बीज ले लेता है और वो जो है लगातार चलते रहते हैं, जब प्रमाणित बीज ले लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो उस बीजों की बात कर रहे हैं जिसको हाइब्रिड कहा जाता है। ऐसे बीज जिनके लिए एक निश्चित मात्रा में कीटनाशक उर्वरक की आवश्यकता होती है और ये इन्हीं फर्मों के द्वारा बेचा जाता है। तो यहाँ पर आम किसान को बीज के साथ साथ भी सारी चीज़ों को भी खरीदना पड़ता है उस कंपनी से, और उनका जो उत्पाद में लगने वाली लागत है वो बहुत ही अधिक हो जाता है। इस तरह से दो बातें हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, या फिर नहीं तो ये जो हमने होमवर्क दिया था उसमें आप उसमें अपने डाउट को उसमें डाल दीजिएगा और निश्चित रूप से उसको हम फिर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। या नेक्स्ट टाइम कभी फिर मैं क्लास लूँगा तो आप जो भी मैं क्लास लूँगा, जो भी चैप्टर का लूँगा, तो आप अपने ये क्वेश्चन लेकर के मेरे पास बिल्कुल जोड़ सकते हैं। चाहे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ या हिस्ट्री पढ़ाते रहूँगा, फिर भी सब किसी का चैप्टर उसमें ले लेना। तो आज जिनने भी मेरा वर्चुअल क्लास अटेंड किया, होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में कुछ आया होगा, बात आया होगा। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने जुड़ा देखा इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके। हेलो। हाँ बेटा समझ में आया? हाँ बेटा समझ में आया। टीमन कुमार साहू। टीमन कुमार साहू। कदम के साथ कौन कौन रहते हैं? टीमन कुमार साहू जी समझ में आया। नमस्कार दोस्तों और व्यूअर्स जो वर्चुअल क्लास देख रहे हैं। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस में है कृषि, वो मैं आप लोगों के समक्ष बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे भारत में कृषि किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या उसमें अवनति हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि। और जैसे कि हम जानते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो हमको फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया समझाई थी या तकनीक को बताया था, इसको लेकर के हम आगे बढ़ते चले गए। आज हम देखते हैं कि कृषि अब केवल जीवन निर्वाह का साधन नहीं रह गया है, बल्कि वह बृहद हो चुका है और एक व्यावसायिक रूप ले चुका है। कृषि जीवन निर्वाह से निकल करके व्यावसायिक रूप तक अग्रसर हुआ है, पहुँच गया है। और हम देखते हैं इसमें जो कृषि है अब केवल प्रकृति पर या नेचर पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि इसको मनुष्य ने भी अपने क्षमता के हिसाब से प्रभावित करने का प्रयास किया है। तो सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हमें पता है भारत एक ग्राम प्रधान और पूंजीगत कृषि। इसके बाद जो चौथा आता है ऋतु आधारित कृषि, जिस पर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा संक्षिप्त में स्थानांतरण कृषि क्या है, स्थानबद्ध कृषि क्या है और पूंजीगत कृषि क्या है। ऋतु आधारित कृषि जो हमारे आज के चर्चा का मुख्य विषय है, इस पर हम जब बात करेंगे तो इसमें आता है खरीफ या वर्षा, रबी या शीत ऋतु कृषि। हेलो हेलो साहू सर जी, वीडियो नहीं आ रहा है सर। वीडियो
करेंगे कि क्या ऐसा कारण है कि स्वतंत्रता के बाद फसल का उत्पादन या अनाज के उत्पादन में जो वृद्धि दर है वह हमको देखने के लिए मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में 5 गुना 6 गुना हमको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि तिलहन में आप देखोगे तो हमको 6 गुना दिखाई देता है और मक्का में अगर हम देखते हैं तो 10-11 गुना बढ़त हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, दाल में 2 गुना। तो ये बढ़त क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर हम अगर बात करेंगे कि फसल उत्पादन में बढ़त होने के कारण क्या है, तो उसके 3 बिंदु हमको मिलेगा यहाँ पर। 3 बिंदु इस पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें एक आता है नीरा बोया गया क्षेत्र, और दूसरा आता है सिंचित भूमि में वृद्धि, और तीसरा है रख लीजिए। उत्पादकता में वृद्धि। ये 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे कि फसल का उत्पादन जो है 60-70 सालों में क्यों बढ़ा। नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। तो पहले हमें ये जानना होगा कि नीरा बोए गए क्षेत्र है क्या। नीरा बोए गए क्षेत्र से आशय है, ठीक है, चलिए। हाँ, अपन बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारे देश में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और कृषि के क्षेत्र में क्या अवनति हुई है। तो निश्चित रूप से हमारे देश में 60-70 सालों का जो हम डाटा देखते हैं खेती के संबंध में या कृषि के संबंध में, तो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, 4-5 गुना उसमें वृद्धि हुआ है। तो हम डाटा लेते हैं 1950-51 का, तो 1950-51 में 51 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ था। उसी को हम देखते हैं 2010-11 में, तो ये जो बढ़ करके हो गया था 244 मिलियन टन। इस तरह से हम दोनों का जो कम जाता है उसको उसमें शामिल नहीं करते। तो हमारे देश में नीरा बोए गए क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुआ है। इसकी जो लगातार वृद्धि हमको देखने के लिए मिला वो 1950 से लेकर 1990-91 तक बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको देखने के लिए मिला। उसके बाद उसमें धीरे धीरे वृद्धि जो है कम हुआ है। एक बात यहाँ पर मैं बताऊँगा कि 1950-51 में जहाँ पर 119 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल लिया जा रहा था, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो फसल लिया जा रहा था वह आज की स्थिति में 142 और 143 हो गया है। जैसे कि हमें पता है कि भारत का एक निश्चित क्षेत्रफल है जिसमें हम उस क्षेत्रफल को तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन कृषि को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय होता है कि उसके लिए हमें जंगलों को साफ करना होगा। और जंगलों को साफ करते हैं तो वो जो है हमारे लिए वह भी एक तरह से पर्यावरण के दृष्टिकोण से नुकसानदायक होता है। लेकिन जंगलों को साफ किया गया, क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। और दूसरा हम कर सकते हैं उसमें सिंचाई के साधन में वृद्धि करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा करके हम नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। तो फसल उत्पादन का एक कारण हुआ नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि होना। दूसरा था सिंचित भूमि में वृद्धि। तो स्वतंत्रता के बाद या 50-51 के बाद 1950-51 के बाद निश्चित रूप से हमारे देश में काफ़ी सुधार कार्य किया गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर कार्य किया गया, नहरें निकाली गई और नलकूप आदि का विकास हुआ या नलकूप जो है किसानों के पास उपलब्ध होने लगे, जिसके कारण से सिंचित भूमि के एरिया में वृद्धि हुआ है। सिंचित भूमि के एरिया में वृद्धि होने के कारण से, क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण से फसल का उत्पादन में भी सुधार हुआ है। जो पहले मानसून पर आधारित था या मानसून पर निर्भर होता था
वह जो फसल है अब सिंचित होने के कारण से, सिंचित क्षेत्र होने के कारण से वो नुकसान नहीं होता और उत्पादन जो है किसान ज़्यादा लेता है। आज हम देखते हैं कि 45% जो भूभाग है वह सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो 1950-51 के अंतर्गत या उस समय अगर हम देखें तो 16% भूभाग जो है सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो ये दूसरा कारण हुआ सिंचित भूमि में वृद्धि होना। और तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि काफ़ी हुआ है, जहाँ पर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जितनी फसलें पहले ली जाती थी उस जमीन पर या उस क्षेत्र में अब ज़्यादा जो है फसलें लिया जाने लगा है। उसको भी देखने के लिए अगर हम देखना चाहें तो ये ग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरह से भारत में उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बढ़ा हुआ है। ये डाटा भी आपका 50-51 और 2010-11 का बता रहा है। इसमें धान को अगर आप देखोगे तो ये जो है 600 से कुछ ऊपर यानी कि लगभग 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के तक उत्पादन हो रहा था। वह 10-11 में अगर हम देखते हैं तो बढ़ करके 2500 के करीब जो है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम उत्पादन जो है इसका बढ़ा है। गेहूं का अगर हम देखें तो 50-51 के आसपास ये 800-900 करीब आसपास जो प्रति किलोग्राम हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा था वह बढ़ करके लगभग 3000 प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में मिल रहा है। इस तरह से सभी जो हम ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल या तिलहन सभी फसलों को देखते हैं तो इन सभी में बढ़त हुआ है और इसका कारण है भारत में फसल उत्पादकता में वृद्धि होना। सिंचाई के संबंध में जब मैं बात कर रहा था जो ग्राफ नहीं दिखा पाया था तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि नहर में जो पहले सिंचाई होता था वह 10 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर 10 से कम होता था 50-51 में। आज वह जो बढ़ करके 17 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई होता है। तालाब का सिंचाई का जो होता था पहले उससे उसमें कम गिरावट हुआ है, लेकिन नलकूप में वृद्धि हुआ है। इसमें थोड़ा सा बात कर लेता हूँ फिर इसमें मैं आऊँगा। नलकूप में जो वृद्धि हुआ है, नलकूप से सिंचाई में जो वृद्धि हुआ है वह निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हुआ है और यह हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि आज हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें नलकूप का हिस्सेदारी हमको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है और जगह जगह पर ट्यूबवेल खुदाई करके फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। किसानों के द्वारा नलकूप का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसके कारण से हमारे जो वाटर लेवल है, ज़मीन का जो जल स्तर है निरंतर नीचे चला जाता है। नलकूप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में जो विशेष क्षेत्रों में किया गया, जैसे कि पंजाब की बात करें तो वहाँ पर वाटर लेवल जो है गिर करके 4-5 मीटर नीचे चला गया है और 4-5 मीटर नीचे चला गया है जो हम वर्षा के जल से उसको रिचार्ज नहीं कर सकते और ये फिर आने वाले समय में एक बहुत बड़े संकट का हमको सामना करना पड़ेगा। तो मैं अपने एक टॉपिक छोड़ दिया था उत्पादकता में वृद्धि। तो उत्पादकता में जो वृद्धि हुआ है उसका कारण क्या है? तो आज हम देखते हैं कि उत्पादकता में वृद्धि होने का एक मुख्य कारण है कि कृषि में नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कृषि के बहुत सारे नवीन तकनीक वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण से कृषि करना जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा सरल हो गया है। सरल हो गया से आशा है कि आज हमारे कृषि जो हम फसल लगाते हैं वो जो है हम प्रकृति के भरोसे नहीं रहते। अगर उसमें कीट प्रकोप हो जाता है तो हमारे पास कीटनाशक होता है, ज़मीन की उर्वरता शक्ति कम हो जाता है तो हमारे पास फर्टिलाइज़र होता है, या पानी की कमी पड़ती है तो सिंचाई के लिए साधन होते हैं। फसल को काटना होता है तो हम आसानी से बहुत कम समय में यंत्रों का इस्तेमाल करके उसको काट सकते हैं, तो ज़मीन को तैयार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो कृषि पद्धति है इन तीनों कारणों से उत्पादकता में वृद्धि हुआ है। तो उत्पादकता में वृद्धि के संबंध में एक दूसरा उसका जो नकारात्मक पक्ष हमको देखने के लिए मिलता है वह यह है कि जिस तेज़ी से हम रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़मीन के जल का दोहन कर रहे हैं, उससे हमको बहुत ही विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है या आने वाले समय में और भयंकर सामना करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पंजाब हरियाणा जहाँ पर हरित क्रांति आया था, एक हरित क्रांति है जिसमें फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। हरित क्रांति में उन्नत बीजों का
और उच्च तकनीकी का इस्तेमाल किया गया और इसके इस्तेमाल से वहाँ पर फसलों का उत्पादन ज़्यादा लिया गया। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह है कि अब ज़मीन में उर्वरक डाल के हमने उसको बंजर कर दिया है। कीटनाशक का हमने इस्तेमाल करके हमारे आसपास के वातावरण में जैव विविधताओं को हमने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो भारत में फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ने के 3 कारण अभी मैंने आप लोगों को बताया। हो सकता है इसमें से कुछ बातें छूट गई होगी। नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, सिंचित भूमि में वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि। इस तरह से 3 बातें हैं जो 50 से लेकर 2010-11 तक 70 सालों का जो डाटा है हमको उपलब्ध कराते हैं कि किस तरह से हमारे देश में कृषि में क्रांति हमको देखने के लिए मिला और किस समस्याओं का सामना हमको करने के लिए मिल रहा है। अब हम इसी से संबंधित एक गांव की कहानी जो दिया हुआ इसमें इस पर बात करेंगे। एक गांव है सांकरा नाम का। सांकरा, वैसे सांकरा गांव बहुत होंगे पर यह है नगरी ब्लॉक का गांव है। नगरी विकासखंड धमतरी जिला का एक बहुत बड़ी बस्ती है। बहुत संपन्न गांव ऐसा दिखता है उससे गुजरने पर। तो यहाँ 25 साल पहले की कृषि व्यवस्था कैसी थी और 25 साल हो गए हैं कि अब वहाँ की कृषि व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि फसलों के प्रतिरूप में परिवर्तन। फसलों को लेने की जो पद्धति है उसमें किस तरह से परिवर्तन आता है। फसलों के प्रतिरूप में परिवर्तन। तो हम एक गांव लेते हैं सांकरा। 25 वर्ष पहले यहाँ पर क्या क्या फसलें ली जाती थी। 25 वर्ष पहले खरीफ में फसल लिया जाता था यहाँ पे पक रहा है और दलहन फसलें की जाती थी, उड़द वगैरह। धान की फसलें ली जाती थी। रबी की फसल लिया जाता था किसानों के द्वारा। अरहर, चना और खेसारी बोलते हैं, लाखड़ी, मसूर आदि की फसल ली जाती है। हम इन्हीं पर बात करेंगे। 25 वर्ष पूर्व वहाँ पे खरीफ की फसलें ली जाती थी और रबी की फसलें ली जाती थी। खरीफ की जब फसल लेते थे तो सामान्य तौर पे उस सिंचाई का साधन वहाँ पे था नहीं। हेलो करते थे और जहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होता था ऐसे जमीन उस पर सुनाई नहीं दे रहा है इस पर। रबी की फसल में अरहर, चना तकनीकी कारण से आवाज आपको थोड़ा पीछे सुनाई दे रहा हो तो कृपया तकनीकी समस्या के लिए और नेटवर्क की प्रॉब्लम के लिए कृपया क्षमा करेंगे। आप क्लास को ध्यान से सुनिए। इसमें आपको थोड़ा सा लेट से सुनाई देगा लेकिन ध्यान से सुनिए। पक रहा है सर। खरीफ की फसल और रबी की फसल में वहाँ पर कौन कौन सी फसलें ली जाती थी। मुख्य यहीं पर मैं इसलिए बात करने जा रहा हूँ, इसलिए भी लिखा हुआ है कि खरीफ में जब लोग धान की खेती करते थे तो धान की खेती के साथ साथ उनको अपने खेतों से, जिसको हम लोग मिलने वाली देसी मछली बोलते हैं, वो खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। उसको लोग सुखा के भी रखते थे और लंबे समय तक उसका सब्जियों के लिए इस्तेमाल भी करते थे। और रबी की फसल में वो लोग दलहन किस्म के फसलें ले लिया करते थे। इस तरह से कम उनके पास 3-4 वैरायटी के फसल होते थे और 2 तरह से फसलें ली जाती थी। 25 वर्ष पूर्व से पहले की बात है ये। 25 वर्ष हो गए हैं जब वहाँ पर सोंढूर जलाशय बना, जिसके कारण से निरंतर वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई। और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण हमको ये देखने को मिला कि अब वहाँ का जो किसान है खरीफ में ही धान का और रबी में भी धान का ही खेती करता है। केवल एक खेती जो है वो साल भर करता है। रबी की फसल लेता नहीं है, चना खेसारी वहाँ पे होते नहीं हैं, मसूर वगैरह होता नहीं है। अब इसका कारण है कि जब नहर से पानी छोड़ा जाता है तो पूरे ज़मीन में, पूरे क्षेत्रफल में, पूरे खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी भर जाता है। पर्याप्त से अधिक कहना चाहिए, जो कि केवल धान की फसल के लिए ही उपयुक्त होता है। तो
तो ये इसके कारण से हम वहाँ पर रबी की फसल नहीं ले सकते। अब किसान केवल धान की फसल ले रहा है, धान में कुछ सब्सिडी या कुछ बोनस या समर्थन मूल्य जब सरकार के द्वारा उसको धान खरीदी किया जाने लगा तो किसानों को लगने लगा कि अब उसमें इनकम ज़्यादा है और वो केवल एक ही फसल पर अपनी निर्भरता को बढ़ाता है। दुष्परिणाम इसका यह हुआ कि उसको अब खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिल रही है। कारण यह है कि उन खेतों में अब उर्वरक जो क्षमता है, क्योंकि जब हम रबी की फसल लेते हैं, फलीदार पौधे वहाँ पर लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके जड़ों के माध्यम से हमारे खेतों में नाइट्रोजन की सप्लाई हो जाता है। लेकिन जब हम रबी की फसल ले नहीं रहे हैं, केवल धान की फसल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो रही है। लगातार जमीन गीली होने के कारण से उपजाऊ क्षमता वहाँ पर घट रहा है, जिसके कारण से अब किसानों को ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जमीन नहीं सूखने के कारण से विभिन्न प्रकार के कीट प्रकोप होते हैं और इससे बचने के लिए वो बहुत ही पॉइजन युक्त कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से वो खेतों में मछलियाँ, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, खेतों में मछलियाँ नहीं मिलती और किसानों के जो सहयोग करने वाले और अन्य छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं वह भी नष्ट हो गए। केंचुआ, घोंघा आदि भी वहाँ पर अब देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये उनको नुकसान हुआ। एक तो नुकसान हुआ तो फलीदार पौधे नहीं दे रहे हैं, दूसरा नुकसान हुआ तो उसमें उत्पादकता की कमी हो गई है और केवल एक फसल धान लेने के कारण से अब किसानों को उसका सामना करना पड़ रहा है। तो फसल प्रतिरूप में परिवर्तन तो हुआ, लोगों को काफ़ी फायदा हुआ होगा धान से, लेकिन जो उनके अन्य फसल हैं उनसे वो वंचित हो गए और जो वातावरण वहाँ पर पॉल्यूशन मुक्त था वह जो है उसमें हमको प्रदूषण देखने के लिए मिल रहा है। तो एक चीज़ हमने देखा कि फसल प्रतिरूप में परिवर्तन होने से किसी विशेष क्षेत्र में क्या हमको वहाँ पर वातावरण निर्मित जो होता है वह दिखाई देता है। तो ये तो बात हुई सांकरा गाँव की नगरीय विकास खंड धमतरी जिला का, जहाँ पर किस तरह से फसल में किसानों का जो रुझान है वो परिवर्तन हुआ और किस तरह से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अर्थात हमने सिंचाई का साधन इस्तेमाल किया और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे जो है बहुत सारे अन्य क्षेत्र जो है जिसमें हम उससे पीछे छूट गए हैं। लगभग 11:50 है, लगभग टाइमिंग की ओर है, 5 मिनट है सब। एक अंतिम जो बिंदु है जिस पर चर्चा करूँगा, वैसे अगर हम बात करते हैं और डिटेल्स किया जा सकता था, लेकिन कृषि में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, कृषि में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण आज हमको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग समझते होंगे वैश्वीकरण क्या है या भूमंडलीकरण क्या है, जिसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। तो वैश्वीकरण अर्थात एक देश से दूसरे देश में कृषि संबंधित सामानों का या उत्पादों का आसानी से आना और जाना, केवल कृषि से संबंधित वस्तुओं का ही नहीं, विभिन्न प्रकार के व्यापारिक वस्तुओं का भी आसानी से आना जाना, लोगों का आना जाना या अध्ययन अध्यापन के लिए आना जाना या फिर जॉब के लिए आना जाना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक देश और दूसरे देश से बिल्कुल आसानी से जुड़ गया है और व्यापार करने के लिए पहले की अपेक्षा उदारीकरण के बाद ज़्यादा जो है उसमें स्वतंत्रता हमको देखने के लिए मिलता है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें हमारे भारत के किसानों का या ये कहें कि विकासशील देशों के किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है या हानि का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सामानों का आसानी से आगमन या आयात निर्यात होने के कारण से विकसित देशों के, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, जापान, जर्मनी जैसे जो देश हैं, यहाँ के किसानों के द्वारा उत्पन्न किए गए फसलों का जो बाज़ार मूल्य है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मूल्य है, वो बहुत ही कम होता है।
और विकासशील देशों के किसानों का जो फसलों का उत्पादन या उसका उत्पादन जो करते हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो है उनसे अधिक होता है। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो विकसित देश हैं वहाँ के सरकार अपने देश के किसानों को बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्सिडी देता है। सब्सिडी के कारण से वहाँ के किसानों का जो फसल उत्पादन का लागत मूल्य है वह नहीं के बराबर हो जाता है, इसलिए उनके बाजार में जो मूल्य है वस्तुओं का वह कम होता है। लेकिन विकासशील देशों के जो किसान हैं, जब हम भारतीय किसानों की बात करें तो यहाँ पर उनको सब्सिडी मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, नहीं के बतौर मिलता है, जिसके कारण से उनके उत्पादन लागत होते हैं ज़्यादा। और अभी हमने बात किया कृषि का कि आज हम कृषि जो है प्राकृतिक रूप से नहीं कर सकते, हम जो है जैविक खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमको ज़्यादा उत्पादन चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा फसल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम आय कमाना चाहते हैं और इस उद्देश्य से कीटनाशक उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उससे हमारा जो कृषि उत्पाद लागत है वह उसमें वृद्धि हो जाता है। तो फसल का जब हम उत्पादन करते हैं तो हमारी लागत एक तरह से बहुत ज़्यादा रहता है और दूसरी हमारे जो फसल का उत्पादन होता है उसका बाजार मूल्य अगर हम निर्धारित करते हैं तो वह जो इस मूल्य पर बिकता नहीं है, इसके कारण से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। सब्सिडी की बात मैं थोड़ा सा आपको करना चाहूँगा कि जो अमेरिका है वह अपने किसानों को विभिन्न प्रकार की जो सब्सिडी देता है वह धान में 47% सब्सिडी देता है और गेहूं में भी 47% सब्सिडी देता है। यूरोपीय समुदाय के जो देश हैं, यूरोपीय समुदाय वाले भी पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी देते हैं, जिसमें ये 48% धान में और 32% गेहूं में सब्सिडी देते हैं। और जापान एक छोटा सा विकसित देश, वह धान में 89% सब्सिडी देता है और गेहूं में 99% सब्सिडी इनके द्वारा दिया जाता है। हम भारतीय कृषकों की बात करें तो भारतीय कृषकों को 1.17% टैक्स जो है धान में और 3.83% जो है उनको गेहूं में टैक्स देना पड़ता है। ये आंकड़ा हमको ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण में भारतीय किसान या विकासशील देशों के जो किसान हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके कारण से विकासशील देशों के किसानों के द्वारा विश्व मंच पर या संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हमेशा ये आवाज़ उठाया गया कि इस तरह से जो सब्सिडी दिया जा रहा है विकसित देशों के किसानों को, उसको बंद किया जाए ताकि हम भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपलब्धता या उपस्थिति दर्ज करा सकें और हमको जो नुकसान हो रहा है उससे हम निजात पा सकें। बिल्कुल अंत में एक टॉपिक पर और बात करना चाहूँगा मैं। आज वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के कारण से हम जो है हाइब्रिड या हाईटेक बीजों का इस्तेमाल करते हैं और जिसका जो हमारे पास जो बीज है उसमें कुछ हेर फेर करके उसके जेनेटिक अनुवांशिक परिवर्तन उसमें कर दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि जो ज़्यादा उत्पादन देने वाला है, ज़्यादा उत्पादन देने वाला फसल हम लगाना चाहते हैं और इस चक्कर में ये हमको सामना करना पड़ता है कि जो फर्म या जिसके द्वारा उस बीज का निर्माण किया जाता है उसके द्वारा उसके लिए कीटनाशक और उर्वरकों का भी निर्माण किया जाता है, अर्थात जहाँ से हम बीज खरीदेंगे वहीं से हमको कीटनाशक और उर्वरक भी खरीदना पड़ेगा। और इस तरह से अगर हम देखें तो किसान की हालत और ख़राब होती चली जाती है, क्योंकि वो बीज भी खरीदता है, कीटनाशक भी खरीदता है और उर्वरक भी खरीदता है, लेकिन निश्चित टाइम में उसका इस्तेमाल करना होता है, वो उनके द्वारा किया जाता है। कृषि उत्पाद में जो उनके जो लागत है वो काफ़ी उसमें बढ़ने लगता है, लागत में वृद्धि होने लगता है। तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण जो है एक तरह से हमारे लिए यह विकासशील देशों के लिए काफ़ी घातक है और ये हम जैसे कृषि प्रधान देशों के लिए तो और भी बहुत ही मुश्किल है। होमवर्क का होगा तो दे। हाँ चलिए मैं होमवर्क कर दे देता हूँ, ये आप लोग कर लिए। वर्तमान कृषि पद्धति
कौन कौन सी फसल की जाती है? और 25 वर्ष से मीटिंग में भी खेती रिक्वेस्ट आते रहते कभी पीछे बनाने बड़ा महंगा हो गया। रिक्वेस्ट वहाँ हो सकता है खाली करना इसमें शेयर कर देते ठीक है सर। ठीक। अगर किसी को जो जुड़े हुए थे वर्चुअल क्लास में कोई क्वेश्चन जहाँ पे डाउट हो या कोई क्वेश्चन नया पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। विनय सर कोई भी व्यूअर किसी से हमारे आज के विकासखंड स्तरीय ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए पार्टिसिपेंट अगर किसी प्रकार का प्रश्न या कुछ शंका श्रीमान डोमार सिंह ध्रुव जी से आप लोग क्लियर करना चाहते हो तो आप सदर आमंत्रित हैं। आप अपना माइक ऑन करके हमारे व्याख्याता सर श्रीमान डोमार सिंह ध्रुव जी से संवाद कर सकते हैं। कोई भी पूछ सकते हेलो। हैं अगर किसी को पूछना है। हाँ जी बोलिए। हाँ तो मार्टिन गुरु जी, हाँ सर। जो भी लास्ट में समझाया उसको एक बार और। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मार्टिन गुरु जी, हाँ सर। आवाज नहीं आ रहा सर। जो वैश्वीकरण में जो बताया मैं वो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के बारे में बात कर रहे हो। हेलो। हेलो। हाँ सर, आप ये वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के बारे में जानना चाहते हैं? हेलो सोनकर जी। हेलो। हेलो। हाँ सर बताइए सर। हाँ सर बताइए सर। हेलो। हाँ बताइए सर। हाँ बताइए सर, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बढ़िया रहा आपका सर। मैं एक तो पूछना चाह रहा सर, बच्चे कितने से जुड़े इसमें? मुझे बहुत टीचर दिख रहे हैं। नहीं बच्चे लोग सर टीचर के साथ जुड़े हैं। ठीक ठीक, चलिए ठीक, बढ़िया, वेरी गुड। सर आप सर आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप वहाँ से जुड़े हैं। ठीक, थैंक यू। तो आज ना और किसी छात्र विद्यार्थी या हमारे साथी को किसी प्रकार की संवाद करना है आज के इस ऑनलाइन क्लास के विषय में तो आवाज नहीं है। वो ईयरफोन लगा स्पीकर तो बात है नहीं, जैसे एकर बोला तैसे वहाँ पे वॉल्यूम कम हो ना तो सेटिंग में नहीं सर। नहीं सर असल में ना बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ पाया। नहीं दिख रहा है सर। और यह आज भी भारत के इसमें मुख्य रूप से आता है धूमकेतु और एक होता है पलामू। स्थानांतरण कृषि में जंगलों को साफ किया जाता है और उससे फसलें ली जाती है। आने वाले वर्ष में इस जगह को छोड़ दिया जाता है, फिर नए जगह को साफ किया जाता है, जलाया जाता है और वहाँ पे कृषि की जाती है। इस तरह से स्थान बदल बदल करके जो खेती की जाती है उसको स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। दूसरा आता है आपका स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि को हम जीविकोपार्जन का गहन खेती कह सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिस स्थान पर फसल लेते रहता है वहाँ पर वह लगातार उसी स्थान पर या जिसको हम खेत कहते हैं वहीं पर वो जो है फसल लेता है और उसके उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से खाद आदि का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता है। तीसरा जो आता है आपका पूंजीगत खेती।
या कृषि, पूंजीगत कृषि वर्तमान समय में हमारे द्वारा किया जाने लगा है, या जो ज़्यादा विस्तार से या किसी क्षेत्र में कृषि करते हैं उनके द्वारा पूंजीगत तकनीक का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पूंजीगत कृषि में मशीनों का इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर और उर्वरक, उन्नत किस्म की बीजें और कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। सिंचाई के साधन वहाँ पर होती है। एक तरह से कि पूंजीगत जो कृषि है वह श्रम प्रधान ना हो करके पूंजी प्रधान होता है, या तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मशीन का ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य तो आज हम अपने इस सामाजिक ज्ञान कक्षा 10 बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उसमें है ऋतु आधारित कृषि। इस पर हम बात करेंगे। भारत में हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग से लोगों का रहन सहन तो है ही, अलग अलग क्षेत्र में जलवायु में भी हमको विभिन्नता दिखाई देता है। तो जलवायु की विभिन्नता या सिंचाई साधन की उपलब्धता या वहाँ पर पाए जाने वाले मिट्टी की उपलब्धता के आधार पर यहाँ पे हम फसल को 3 भागों में अध्ययन करने वाले हैं। ऋतु आधारित फसल, सबसे पहले हम लोग देखेंगे खरीफ की फसल, या जिसको वर्षा ऋतु में पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में यह खेती किया जाता है और यह पूर्णतः मानसून पर निर्भर होती है, क्योंकि पूरे भारत में मानसून आने के साथ यह खेती प्रारंभ कर दिया जाता है। सभी जगहों में जहाँ पर फसलें दी जाती हैं उन पर कृषि किया जाता है और मुख्य रूप से इनमें ज़्यादा वर्षा को या ज़्यादा मात्रा में पानी को, जल को सहन करने वाले फसलें और उच्च तापमान को बर्दाश्त कर सकने वाली फसलों को लगाया जाता है। तो हम देखते हैं कि खरीफ की जो फसल है वह जुलाई के माह में प्रारंभ होता है और मई जुलाई में प्रारंभ हो जाता है वर्षा के आगमन के साथ साथ, और वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक जिस तरह से फसलें लगाई जाती है उसके हिसाब से उसका कटाई भी होता है। प्रमुख रूप से खरीफ की फसलों में जो लिया जाता है वह फसल होता है, हमारे भारत में ज़्यादातर इसमें धान की खेती की जाती है। धान, तंबाकू, गन्ना आदि की खेती खरीफ की फसल में लिया जाता है। दूसरा आता है आपका रबी की फसल। रबी की फसल शीतकाल के प्रारंभ होने से ही प्रारंभ हो जाता है। शीतकाल के प्रारंभ कहें तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई शुरू होती है। अक्टूबर नवंबर में बुआई शुरू होने के बाद इसमें उन फसलों को लगाया जाता है जो अत्यधिक ठंडकता या शीत को बर्दाश्त कर सके, उसको सहन कर सके। शीत ऋतु में जो क्षेत्र होता है वह खरीफ के बजाय सिमट कर कम हो जाता है। खरीफ में हम देखते हैं कि खरीफ में लगभग पूरे कृषि कार्य किए जाने वाले जमीन पर खेती होती है, लेकिन हम शीत में देखते हैं कि जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है या निम्न मैदानी जो क्षेत्र होता है जिसमें नमी धारण करने की क्षमता लंबे समय तक होती है, उन जगहों पर शीत ऋतु में फसलें ली जाती है। शीत ऋतु को जो प्रमुख फसलें हैं उसमें आता है आपका चना, अरहर, सरसों, अरहर नहीं, चना, सरसों और गेहूँ, इसकी फसलें जो है शीत ऋतु में मुख्य रूप से लिया जाता है। अंत में तीसरा जो हम देखते हैं ऋतु आधारित फसल, जायद या ग्रीष्मकालीन जो फसलें होती है तो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ से शुरू होता है, या ये कहें कि ये फरवरी मार्च में बोई जाती है, लगाया जाता है, और ये खरीफ और शीत ऋतु के बजाय और बहुत कम क्षेत्र में सिमट करके रह जाता है। ये वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है या सिंचाई की उपलब्धता होती है। जैसे हम देखते हैं कि झील के किनारों में या फिर नदी के तटीय भागों में जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है, जिसको हम लोग जलोढ़ या खादर या बांदा के नाम से जानते हैं, भूगोल में जब हम पढ़ते हैं, उन क्षेत्रों में ये कृषि किया जाता है जायद की फसल। जायद की फसल में मुख्य रूप से शाकीय सब्जियों को लगाया जाता है, या ककड़ी, खरबूज, तरबूज आदि जो है प्रमुख रूप से जायद की फसल का हिस्सा है, जिसको इस समय में लिया जाता है। इस तरह से हमारे भारत में ऋतु आधारित जो कृषि है वो 3 तरह से होता है। तीनों के अलग अलग रीज़न है, कारण है कि क्यों इस तरह से लिया जाता है और क्या क्या फसलें ली जाती हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या 1951-52 के पश्चात हमारे देश में
फसल के उत्पादन में क्या प्रगति हुआ और किसी के क्षेत्र में क्या अवनति हुआ। तो हम दोनों तरह से देखते हैं उसको। 1950-51 की बात करें